गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं TDEP ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। उसके MCQs पढ़ रहे हैं हम। हेलो। तो कल हमने कुछ MCQs पढ़े थे, अब उसके आगे का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स स्किन इफेक्ट डिपेंड, ठीक है। इनमें से कौन से फैक्टर पर स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। क्या मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्किन इफेक्ट पर प्रभाव डालेगी या स्किन इफेक्ट उन पर डिपेंड करेगा। तो पहला है ए, फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट, साइज ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। तो साइज भी हमारा, ठीक है, साइज पर भी निर्भर करता है स्किन इफेक्ट, फ्रिक्वेंसी पर और रेजिस्टिविटी पे भी, ठीक। तो हमारा क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट आंसर, डी इज़ राइट आंसर। इन सभी पे हमारा क्या है, स्किन इफेक्ट निर्भर करता है, ठीक है। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ कोरोना कैन बी डिटेक्टेड बाय। जो कोरोना, मान लो हम क्या है, कोई लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक। उसमें अगर कोरोना हो रहा है तो उसको कैसे डिटेक्ट करोगे कि हाँ ये कोरोना है, ठीक। कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना कौन सा है। कहीं ट्रांसमिशन लाइन है, अगर उसमें कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि कोरोना है या उसमें नहीं है। तो कैसे डिटेक्ट करोगे तुम उसको। तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ओजोन डिटेक्टेड बाय ऑर्डर हिसिंग साउंड, जो हिसिंग साउंड होती है, ठीक है, या फेंट ल्यूमिनस ग्लो ऑफ ब्लूइश कलर, ठीक है। ब्लूइश कलर होता है बैगनी कलर का, ठीक है। बैगनी प्रकाश, जो नीला नीला प्रकाश होगा वह उत्पन्न होगा, ठीक है। या ओजोन गैस की मतलब वो आएगी, सुगंध आएगी, या फिर हिसिंग नॉइस उत्पन्न होगी। तो ये सारे ही क्या है, कोरोना के फॉर्मेशन के क्या है, ये क्या है, उसको प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये कोरोना हमारा हो रहा है, ठीक। जब कोरोना का फॉर्मेशन होता है, उत्पन्न होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हिसिंग नॉइस उत्पन्न होती है, हमारा क्या है, बैगनी कलर का प्रकाश उत्पन्न होता है, और ओजोन गैस बनती है वहाँ पे, ठीक। जहाँ कोरोना उत्पन्न होता है उस कंडक्टर के चारों ओर ओजोन गैस उत्पन्न होती है, ठीक। ठीक है, तो ये सारे हमारे कोरोना को दर्शाते हैं। तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, इन सभी को हम इनमें से किसी से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये सारे ही राइट आंसर हैं, ठीक। इनमें से किसी से भी हम पता कर सकते हैं कि कोरोना है या नहीं है, ठीक। तो ये सारे राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड बी इन रेंज। 500 किलोमीटर है, ठीक है। ट्रांसमिशन हमें क्या, पावर को हमें ट्रांसमिट करना है 500 किलोमीटर तक की रेंज के लिए, ठीक है। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज कितने होना चाहिए, कितनी रेंज में होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा होगा जो भाई 500 किलोमीटर बहुत बड़ा हो गया, ठीक। तो इसके लिए हमें अधिक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है ये, ठीक। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो वोल्टेज लिया जाता है वो 100 kV से अधिक लिया जाता है। तो 100, देखो यहाँ ट्रांसमिशन लाइन ये बहुत बहुत बड़ी है, ठीक। तो इसके लिए वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो 100 से 120 वोल्ट ये इसके लिए काफ़ी नहीं होगा, ठीक। हमारा 150 से 220 kV जो है ये इसके लिए ज़रूरी होगा, इतना होना चाहिए, ठीक। इतनी रेंज में हमारा वोल्टेज होना चाहिए, ठीक। 100 से 120 हमारा कम एक वोल्टेज हमारा कम रहेगा, ठीक। इतनी बड़ी रेंज के लिए, इतनी बड़ी दूरी के लिए। तो इसके लिए हमारा 150 से 220 kV के बीच वोल्टेज होना चाहिए, ठीक। तो राइट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एनालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन शंट कैपेसिटेंस इज़ नेग्लेक्टेड। हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन लाइन 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक होती है मीडियम, एक होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें क्या होता है, जो शंट कैपेसिटेंस होता है या कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, उसको हम नेगलेक्ट मानते हैं, ठीक है। और हम मीडियम में और लॉन्ग में उसको नेगलेक्ट नहीं मानते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, शंट
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस में हम शंट कैपेसिटेंस को या कैपेसिटेंस इफेक्ट को हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं, ठीक। तो राइट आंसर इज ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इंटरकनेक्टर बिटवीन टू स्टेशंस हैज़ लार्ज रिएक्टेंस, ठीक है। दो स्टेशन इंटरकनेक्ट है आपस में, तो उनका क्या लार्ज रिएक्टेंस है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। द ट्रांसफर ऑफ पावर विल टेक प्लेस विद वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड नॉइस। पावर का जो ट्रांसमिशन होगा तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा उसमें और नॉइस उत्पन्न होगी। द ट्रांसफर ऑफ पावर विल टेक प्लेस विद लीस्ट लॉस, जब रिएक्टेंस ज़्यादा उसकी बात हो रही है। द स्टेशन विल फॉल आउट ऑफ स्टेप बिकॉज द लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द स्टेशन या नन ऑफ। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। जब हमारे दो इंटरकनेक्टेड स्टेशन होंगे उनके, ठीक है, उनमें क्या होगा, उनके बीच रिएक्टेंस क्या होगा, लार्ज होगा, तो क्या हमारा क्या होगा, द स्टेशन विल फॉल आउट, ठीक, ऑफ द स्टेप बिकॉज ऑफ लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उनके बीच क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक, ठीक है, इसलिए वे फॉल आउट हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन केस ऑफ जनरेटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड, जो हम वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी इन केस ऑफ जनरेटर में कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग रिएक्टर्स, इंक्रीजिंग द लोड, एडजस्टिंग गवर्नर, रिड्यूसिंग द टर्मिनल वोल्टेज या नन ऑफ अबव। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, जो हमारी वोल्टेज जनरेट करेंगे हम, तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है जनरेटर के केस में, ठीक है। तो कैन बी इंक्रीज बाय, तो कैसे इंक्रीज की जा सकती है, ठीक, यूजिंग रिएक्टर्स, रिएक्टर का यूज़ करके नहीं की जा सकती, ठीक। इंक्रीजिंग द लोड, लोड से भी उस पर नहीं की जा सकती। एडजस्टिंग द गवर्नर, ठीक, गवर्नर को एडजस्ट करके हम उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, ठीक, या रिड्यूसिंग टर्मिनल वोल्टेज, तो ये भी नहीं है, ठीक। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। एडजस्टिंग द गवर्नर, गवर्नर को एडजस्ट करके फ्रिक्वेंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन अल्टरनेटर कनेक्टेड टू द बस बार इज शट डाउन, ठीक है, द बस बार वोल्टेज विल फॉल, राइज, रिमेन अनचेंज या नन ऑफ अबव। तो क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज, ठीक है। उसका बस बार का वोल्टेज क्या रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर अल्टरनेटर जो उससे हमने कनेक्ट करा बस बार से वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा अनचेंज रहेगा, ठीक है, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा बस बार वोल्टेज पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू इंटरकनेक्टेड स्टेशन इज मेनली ड्यू टू। अभी पढ़ा था हमने, जो हमारा दो इंटरकनेक्टेड स्टेशन है, ठीक है, उनके बीच जो अगर रिएक्टेंस लार्ज है तो क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है उनके बीच ज़्यादा, ठीक। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू इंटरकनेक्टेड स्टेशन इज मेनली ड्यू टू, किसके वजह से होता है, रिएक्टेंस ऑफ द इंटरकनेक्टेड, ठीक। राइट आंसर इज बी, ठीक। आर्मेचर रिएक्टेंस ऑफ बोथ अल्टरनेटर्स या सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ बोथ अल्टरनेटर या ऑल ऑफ अबव। तो रिएक्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टर, ठीक, इसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न होता है, ठीक। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर्स आर जनरली यूज्ड इन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं जो यूज़ जनरली किस में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रिएक्टर्स में यूज़ करे जाते हैं, जनरेटर में या ट्रांसफार्मर में या ऑल ऑफ द अबव।
तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो हमारे होते हैं वो हमारे जनरेटर्स में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, जनरेटर्स, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज कैपेसिटर्स ऑन ट्रांसमिशन लाइन्स आर ऑफ लिटिल यूज व्हेन द लोड VAR रिक्वायरमेंट इज स्मॉल, ठीक है, जब स्मॉल होती है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, सीरीज कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर ऑफ लिटिल यूज। राइट आंसर इज वी, ठीक है, स्मॉल। जब VAR की क्या है, रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, ठीक है, कम होती है लोड VAR की, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक, या रिएक्टेंस। तो इस वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसकी पावर रिक्वायरमेंट जब स्मॉल होती है तब हम सीरीज में ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ठीक है, उसकी कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक। द वोल्टेज रेगुलेशन इन मैग्नेटिक एम्पलीफायर टाइप वोल्टेज रेगुलेटर इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेयरिंग द रेजिस्टेंस, वेयरिंग द रिएक्टेंस, या वेरिएबल ट्रांसफार्मर। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है मैग्नेटिक एम्पलीफायर टाइप वोल्टेज रेगुलेटर का, वह किसके द्वारा इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो राइट आंसर इज वेयरिंग द रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस के बदलने पर, ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। चलिए, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंडक्टर कैरी मोर करंट ऑन द सरफेस एज कम्पेयर टू द कोर इट इज़ ड्यू टू, ठीक है, ये किस वजह से होता है कि कंडक्टर जब हम AC से कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर को, तो करंट जो है ज़्यादातर आउटर सरफेस से फ्लो होती है, अंदर बहुत कम करंट या ना के बराबर फ्लो होती है। तो ये किसके कारण होता है, परमेबिलिटी वेरिएशन, कोरोना, स्किन इफेक्ट, या अनसिमेट्रिकल फॉल, या नन ऑफ अबव। तो ये किसके कारण होता है, स्किन इफेक्ट के कारण, हमने पढ़ा था स्किन इफेक्ट। तो ये स्किन इफेक्ट के कारण होता है। क्यों होता है स्किन इफेक्ट में, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक, जब इसे AC से कनेक्ट कर रहे हैं तो सारी करंट ज़्यादातर जो आउटर सरफेस से फ्लो होती है हमारी, और अंदर कोर में क्या बहुत कम करंट फ्लो होती है या ना के बराबर फ्लो होती है, इसको कहते हैं स्किन इफेक्ट, ठीक। तो राइट आंसर इज सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सिस्टम इज़ नॉट जनरली यूज, इनमें से कौन सा सिस्टम है जो जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। 1 फेज 3 वायर सिस्टम, 1 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, या 3 फेज 4 वायर सिस्टम। देखो 1 फेज 4 वायर सिस्टम ये हो सकता है, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ वायर, ठीक। और 3 फेज 3 वायर तो हमने पढ़ा है, 3 फेज 4 वायर में, इसमें 3 फेज 3 वायर में 3 फेज होंगे केवल, ठीक, तो उसके 3 वायर हैं। और यहाँ पे एक फेज, एक न्यूट्रल, एक अर्थ, तो 3 वायर हो गए। और यहाँ पे 3 फेज और एक न्यूट्रल होता तो 3 फेज 4 वायर हो गए, तो 4, जो 3 फेज और एक न्यूट्रल, तो 4 वायर होगा ना टोटल, तो इसको 3 फेज 4 वायर कह रहे हैं। सिंगल फेज 4 वायर, तो ये वाला हमारा जनरली यूज नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, ठीक, ठीक है, 1 फेज 4 वायर सिस्टम कहीं यूज नहीं होता है ये, तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्किन इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टर विल रिड्यूस एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इंक्रीज। परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इंक्रीज, डायमीटर इंक्रीज, या फ्रिक्वेंसी इंक्रीज। स्किन इफेक्ट को हम, द स्किन इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टर विल रिड्यूस, कैसे रिड्यूस होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज, रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करके। दूसरा है परमेबिलिटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज, परमेबिलिटी को इंक्रीज करके। तीसरा है डायमीटर इंक्रीज, डायमीटर को इंक्रीज करके। भाई डायमीटर के तो स्क्वायर के समानुपाती होता है, डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक। फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज, ठीक है, ठीक। तो राइट आंसर इज ए, रेजिस्टिविटी को बढ़ा के कम कर सकते हैं, ठीक है, स्किन इफेक्ट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए लिफ कंडक्टर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेक डाउन एंड टचेस द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। क्या होगा जब कोई कंडक्टर की लाइन है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, पब्लिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई की टूट जाती है और अर्थ से टच हो जाती है, ज़मीन से टच हो जाती है, तो इनमें से क्या होगा, कौन सी घटना होगी इनमें से। तो पहला है करंट विल फ्लो टू अर्थ में फ्लो होने लगी, सप्लाई वोल्टेज विल ड्रॉप, सप्लाई वोल्टेज विल इंक्रीज, नो करंट विल फ्लो इन द कंडक्टर या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा जब अर्थ से कनेक्ट होगी तो हमारी करंट क्या होगी, अर्थ में फ्लो होने लगेगी, ज़मीन में हमारी करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, जब ज़मीन से टच हो जाएगा कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जाहिर सी बात है ज़मीन का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना, उसका पोटेंशियल ज़ीरो होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो होती है। तो भाई ज़मीन का पोटेंशियल ज़ीरो मानते हैं, ठीक है, और उसका जो हमारी लाइन है उसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो होती है। और ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस की ओर फ्लो होती है। तो ज़मीन का रेजिस्टेंस क्या होता है, अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत कम माना जाता है। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, करंट विल फ्लो थ्रू अर्थ। ठीक है, करंट जो है ज़मीन में फ्लो होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310 किलोमीटर लाइन इज़ कंसीडर्ड एज। 310 किलोमीटर की लाइन है वह कैसी लाइन होगी, लॉन्ग लाइन होगी, ए मीडियम लाइन, ए शॉर्ट लाइन या एनी ऑफ द अबव। तो ये हमारी क्या होगी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी। ठीक, 150 किलोमीटर से अधिक जो होती है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। ठीक, तो राइट आंसर इज ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, राइट आंसर इज ए। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो थ्योरी जो पढ़ाई थी उनमें से तुम लोगों ने देखा होगा, इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब छोटे छोटे पूछे गए हैं। ठीक, बहुत छोटी चीज़ें पूछी गई, लंबे चौड़े डेरिवेशन या न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए। ठीक, एक आध फार्मूला पूछ लिया गया, न्यूमेरिकल भी आए तो वन लाइन न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आए। ठीक है, बाकी सारे तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे उनसे सारे कर दोगे क्वेश्चन। तो इसीलिए थ्योरी पहले पढ़ाई थी, तो उस थ्योरी को ध्यान से पढ़ना है, और ये MCQ जो पढ़ाएं इनको रिवाइज करते रहना आप लोगों को, इसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, ज़्यादा कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंडक्टर्स, चलो ये रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्ज इम्पिडेंस इन ए ट्रांसमिशन लाइन हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज गिवन एज। ठीक है, तो सर्ज इम्पिडेंस होती है ट्रांसमिशन लाइन की, तो वह कौन से फार्मूले से आती है, उसका फार्मूला होता है Z √L/C। ठीक है, राइट आंसर इज बी। ठीक है, L/C, √L/C इज राइट आंसर। ठीक है, सर्ज इम्पिडेंस ट्रांसमिशन लाइन की ऐसे दी जाती है। ठीक है, ZR=L/C। L क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द लाइन कंडक्टर, और C क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक, इसको भी ओम में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन ए हाई ट्रांसमिशन लाइन। हाई ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर जो कंडक्टर होता है, जो टॉवर देखें बड़े बड़े, तो उनके सबसे ऊपर टॉप पे जो एक कंडक्टर वायर चलता है। ठीक, तो वो कंडक्टर कौन सा होता है, वह हमारा अर्थ कंडक्टर होता है, ताकि हमारे ऊपर से जो बिजली वगैरह गिरती है उससे हमारा नुकसान ना पहुँचे। ठीक, सिस्टम को। ठीक है, तो अर्थ कंडक्टर सबसे ऊपर इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो डायरेक्ट स्ट्रोक आता है ना, डायरेक्ट बिजली गिरती है, उससे बचाने के लिए। ठीक है, हमारी लाइन को सबसे ऊपर अर्थ कंडक्टर लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारे सबसे ऊपर जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें सबसे ऊपर जो कंडक्टर होता है वह अर्थ कंडक्टर होता है। ठीक, तो ए इज़ राइट आंसर, अर्थ कंडक्टर इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आराम से पढ़ाई करो। बाकी स्कीम अभी आई नहीं है तुम्हारी, स्कीम भी आई नहीं वाली होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ACSR कंडक्टर जब फंक्शन ऑफ स्टील इज़। जो ACSR कंडक्टर होता है, ACSR क्या होता है, एक स्टील की रॉड होती है बीच में। ठीक है, और उसके चारों ओर एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं। ठीक, तो इसमें जो क्या कह रहा है ACSR, इसको बोलते हैं ACSR कंडक्टर या स्टैंडर्ड कंडक्टर। इन ACSR कंडक्टर द फंक्शन ऑफ स्टील, जो स्टील है ये बीच में, इसका क्या फंक्शन है, प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रिवेंट कोरोना, केयर टेक ऑफ सर्ज, रिड्यूस इंडक्टेंस एंड सब्सिक्वेंटली इम्प्रूव पावर फैक्टर। इंडक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए।
तो हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो राइट आंसर इज प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर इज ए, ठीक, राइट आंसर इज ए। चलिए आज यहीं पढ़ेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे, कल से इसके आगे का चालू करेंगे, ठीक। थैंक यू।